जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। आप देख रहे हैं द मयंक रिपोर्ट। इस वीडियो में लूसेंट जो सब्जेक्टिव बुक है उनमें भूगोल का जो चैप्टर है उनको हम देखेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आप लोग को पार्ट वाइज पार्ट ये मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट में, और लास्ट जब वीडियो होगा उसके बाद हम मर्ज करके जो है टोटल वीडियो को एक मास्टर टाइप में 6 घंटा 7 घंटा के एवरेज में भूगोल को कंप्लीट करके दे देंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप लोग को जो है स्टडी अच्छा होते रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हमें मालूम होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान। देखिए, ये ईस्वी जो है इतना मतलब मीडियम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ईस्वी को निगलेक्ट करके थोड़ा चलेंगे। जो ईस्वी इम्पोर्टेंट होगा हम वो ईस्वी दे देंगे आप लोग को, ठीक है। ईस्वी जो है आपको हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब ईस्वी जो है आप लोग का कहीं नहीं पूछा जाएगा। तो एक ग्रीक विद्वान, ग्रीक जो है ग्रीस को कहा जाता है। ग्रीस किसको कहा जाता है? मिस्र। तो मिस्र को कहा जाता है ग्रीस। तो ये बात भी आपको जो है ध्यान रखना है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, हिकेटियस ने अपने पुस्तक जस पीरियोड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। यानी कि हिकेटियस जो है एक पुस्तक लिखा सबसे पहले, और उसमें जो है भूगोल को जो है भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया, और उस पुस्तक का नाम क्या है? जस पीरियोड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। तो क्या विचारधाराएं थी? तो एक थी संभववाद। संभववाद क्या था? तो इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी कि मनुष्य जो है अपने पर्यावरण में क्या है? परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक है भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फेब्रे। देखिए, ये सब जो अभी हम बता रहे हैं शुरुआती जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब नॉर्मल एग्जाम्स में आपको नहीं पूछी जाएंगी। तो सिर्फ आपको ये आप लोग इसको जो है देखते रहिए और थोड़ा बहुत जो माइंड में आ रहा है उसको आने दीजिए। आगे जो हम 1-2 पेज के बाद पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट को हम जो है थोड़ा सा फोकस करके बताएंगे, तो आप लोग जो है उसको ध्यान से देखिएगा। तो एक था क्या? संभववाद, और दूसरा क्या था? निश्चयवाद। तो निश्चयवाद जो है इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर और रैटजेल। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक रैटजेल को माना जाता है। एलन सैम्पुल और हटिंगटन, मतलब ये सब भी जो है एलन सैम्पुल जो है, हटिंगटन है, रिटर है, रैटजेल है, ये सभी निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक हैं। चलिए, ऊपर थोड़ा सा छूट गया है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वर्तमान भूगोल का जनक जो है वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? वान हम्बोल्ट को। उसके बाद व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। उसके बाद चौथा है भौतिक
उसके बाद है भौतिक भूगोल का जनक क्या है? भौतिक भूगोल का जनक तो ये पॉलीडोनियम को कहा जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक तो ये कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। उसके बाद गणितीय भूगोल गणितीय भूगोल के संस्थापक किसको कहा जाता है? तो ये है थेल्स व एनेक्सीमिंडर। उसके बाद है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम। ठीक है। अगला है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता। तो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो ये अनेक्जीमेंडर। उसके बाद है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार। तो भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार जो है ये स्ट्राबो था। ठीक है। चलिए, इधर हम लोग जो है निश्चयवाद तक देख चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। तो भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं इनको देखते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो ये परिभाषा जो है ये स्ट्रैबो ने दिया था। ठीक है। कौन दिया था? स्ट्रैबो। अगला है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। तो ये परिभाषा दिया कौन? कैलेडियस और टॉलमी, दो आदमी ने। उसके बाद है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये परिभाषा जो है आपका कार्ल रिटर ने दिया था। उसके बाद अगला है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो मानव के रहने के स्थान का जो अध्ययन है, इस टाइप का जो परिभाषा है वो आर्थर होम्स ने दिया था। ठीक है। अगला है अब चैप्टर शुरू होता है। ये थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर था भूगोल का, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अब पहला इसमें भूगोल का जो पहला टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इस सब को जो है अब आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, अस्तित्वमान यानी कि जो अस्तित्व में है, जो प्रकृति में उपस्थित है, उसी को अस्तित्वमान कहते हैं। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सीज तक सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी कि ब्रह्मांड जो है वो आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को कहा जाता है। आकाश गंगा क्या है? तो बहुत सारे तारामंडल को मिलाकर, जैसे हम लोग जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो ये एक तारामंडल जो है हम लोग का तारामंडल, जो सूर्य हम लोग का तारा है, पृथ्वी का तारा सूर्य है, और उसी तारामंडल के हम लोग एक अंग हैं। सूर्य के तारामंडल में 9 ग्रह हैं, आप लोग को पता है, और 9 ग्रह में से एक ग्रह को जो है अभी बौने ग्रह के श्रेणी में दे दिया गया। आगे हम लोग ये देखेंगे। तो अभी हम लोग का टोटल 8 ग्रह बचा है। तो 8 ग्रह को मिलाकर और सूर्य को मिलाकर हम लोग का एक तारामंडल है, और इसी तरह के अनेकों तारामंडल को मिलाकर के एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। ठीक है। तो आकाश गंगा का निर्माण होता है, और अनेक आकाश गंगाओं को मिलाकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड के लंबाई चौड़ाई को सोचना एक मतलब इन्फिनिटी बात है। तो ये सिर्फ हम लोग को अभी देखना है, पढ़ना है। उसके बाद जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, ये जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो कि ज़्यादा प्रचलित है। तो पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में अगर बोलें तो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है एबल जॉर्ज लेमेंथियर
ने दिया था। और उसके बाद जो है दूसरा है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, या इसी को हम कह सकते हैं स्थिर अवस्था संकल्पना। इसका जो प्रतिपादक था यानी इस सिद्धांत के जो निर्माता थे वो थे थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। उसके बाद है दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन थे? तो ये डॉक्टर एलन संडेजा। उसके बाद है स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत के प्रतिपादक थे एलन गुथ। ठीक है, अगला है, देखिए ये सभी जो आपको 4 सिद्धांत हमने बताया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी यानी कि मतलब ब्रह्मांड जो था वो एक कण से बना हुआ था और उसी में इतना द्रव्यमान था, इतना प्रेशर था कि वो बिखरते गया और अभी भी बिखर ही रहा है और इतना बड़ा चीज़ बन गया है। पृथ्वी बन गया, मार्स बन गया, बृहस्पति ग्रह बन गया, धूमकेतु बन गया। जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं उन सिद्धांत में ये कहना है कि वो एक ही पॉइंट से मिल करके बना है, एक ही पॉइंट से बिखर करके बना है। अगला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो लेमेंथियर थे। बाद में रॉबर्ट बैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। तो ज़्यादातर जगह पर जो है अगर आपको पूछा जाएगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो ऑप्शन में आपको वैगनर ही ज़्यादातर जगह रहेंगी। तो आप लोग को वैगनर भी ध्यान में रखना है। देखिए महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार पहला है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही सिद्धांत पर स्थित था, एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। यानी कि तापमान और घनत्व की अभी तक कल्पना नहीं की जा सकी है। तापमान और घनत्व जो है बहुत हाईली था उस कण का, और वही कण जो है विस्फोट होकर के आपका टोटल चीज़ें बन गई हैं। अगला है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, बहुत ज़्यादा एकाग्रता के कारण उस पॉइंट का जो है, उस बिंदु का एकाएक जो है विस्फोट हो गया, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। यानी कि 13.7 अरब वर्ष, एक वर्ष बीतने में समझ जाइए कितना समय लगता है। यहाँ पर 13.7 अरब वर्ष लिखा हुआ है। यानी कि इस ब्रह्मांड की रचना जो है 13.7 अरब वर्ष पहले ही हो चुकी थी या होना शुरू हो गया था। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष, देखिए सुपरनोवा सब जो है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।
का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है। देखिए, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि भूगोल जो है, आप सोचिएगा कि भूगोल पढ़ने में हमको हिस्ट्री के जैसा लगे यानी इंटरेस्टिंग लगे, तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा। भूगोल पढ़ने में थोड़ा सा आपको माइंड का जो है माइंड लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पे आपका जोर पड़ेगा। और भूगोल से जो है आप लोग का क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में अच्छा खासा बनता है। तो आप लोग को ज़बरदस्ती हो या मन लगा के हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, अगला है नोट देख लेते हैं हम लोग। नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। ठीक है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को डब्ल्यू मैप यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 1910 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसोन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसोन से, देखिए हिग्स बोसोन को जो है आपका गॉड्स पार्टिकल माना जाता है। हिग्स बोसोन जो है परमाणु से भी छोटा होता है। ठीक है, तो मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। उसके बाद है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। हिग्स बोसोन जो नाम दिया गया था, तो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स और अपना जो भारत का वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस, तो इस दोनों के मिक्सअप से इन दोनों ने मिलकर प्रयास किया था, तो हिग्स बोसोन नाम दिया गया था। देखिए, सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय नहीं थे। सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय मूल के थे, यानी कि इनके माता पिता में से कोई या दादा दादी में से कोई भारतीय रहे होंगे, तो ये भारतीय मूल के थे। अगला है ब्रह्मांड का व्यास 10.8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, यानी कि हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, कई पृथ्वी जैसा ग्रह मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण करता है और अनेक सौर मंडल मिलकर के एक आकाश गंगा का निर्माण करता है और एक मतलब 100 अरब आकाश गंगा मिल करके एक ब्रह्मांड है। तो समझ लीजिए ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। जो आप आकाश की तरफ देखते हैं, 1 तारा दिखता है, 2 तारा दिखता है, 25 तारा दिखता है, 100 तारा गिनते गिनते आप थक जाते हैं। वैसे वैसे 100 अरब तारे इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं।
और एक तारा जो है आपके सूर्य के बराबर है। सूर्य भी एक तारा है। इस तरह के 100 अरब तारे जो हैं इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। मंदाकिनी क्या है? अभी तक हमने मंदाकिनी का मतलब शॉर्ट में जिक्र किया। अब इसमें देखिए मंदाकिनी क्या है। तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला यानी कि स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी जो दूसरा आकाशगंगा बोल सकते हैं या दूसरा मंदाकिनी जो है वो देवयानी है। देवयानी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है कभी कभी पूछा जाता है, तो इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? तो ये नवीनतम ज्ञात यानी लेटेस्ट बोल सकते हैं, यानी कि रिसेंटली जो सबसे रिसेंट जो मंदाकिनी की खोज हुई है वो उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या है? ड्वार्फ। अगला है निहारिका। निहारिका क्या होता है? तो यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म होता है कहाँ? निहारिका में। तो ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी क्या होता है? नर्सरी में पौधों का जन्म होता है। पौधे वहाँ विकसित होते हैं। तो इसी तरह निहारिका में जो है तारे विकसित होते हैं, तारों का जन्म होता है। तो निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। यानी कि अभी जो हम मान लीजिए सूर्य को देखते हैं तो इनका भी जन्म जो है एक समय निहारिका में ही हुआ होगा। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। प्लाज्मा आप सभी को पता होगा क्या होता है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं प्रचलित है, लेकिन पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अलावे 2 अवस्थाएं और भी हैं। एक है प्लाज्मा और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा जो है एक प्रकार का ना तो द्रव है और ना ठोस है, यानी द्रव और ठोस के बीच की कड़ी जो है उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि ये ठोस का भी गुण प्रदर्शित करता है और द्रव का भी। अगला है निहारिका। 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। यानी कि जिस समय ब्रह्मांड बना उस समय धूल और गैस नहीं था। उसी जो परमाणु बना, परमाणु का जो ब्रह्मांड के जन्म के बाद जो परमाणु का जन्म हुआ, उसी परमाणु से मिलकर संसार में हर चीज़ बना। यानी कि धूल भी उसी परमाणु से बना और गैस भी उसी परमाणु से बना और बादल भी उसी परमाणु से बना, और हर चीज़ जो आपको दिखता है सजीव में, निर्जीव में, वो सभी परमाणु से ही मिलकर बना है। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार, निहारिका भी जो है, निहारिका भी 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। उसके बाद है परावर्तन निहारिकाएं। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है।
ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका, ठीक है। प्लेइडेस निहारिका जो है ये परावर्तन निहारिका का एक उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हैं श्याम निहारिकाएँ, ठीक है। श्याम निहारिकाएँ, तो श्याम निहारिकाएँ क्या हैं? ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक क्यों नहीं देख सकते हैं? उसका रीज़न यही है, श्याम निहारिकाएँ। श्याम निहारिकाएँ क्या है? ये जो भी प्रकाश आती है, जैसे हमारे आँखों से जो कोई किसी भी चीज़ को अगर हम देख पाते हैं तो हमारे आँखों से प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होकर उधर जाती है, तो उसी चीज़ को हम देख पाते हैं। तो श्याम निहारिकाएँ जो है इसका विरोध करती है। इसी कारण जो है हम आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। एक दीवार अगर आप सीधे दिशा में देख रहे हैं और यहाँ से मान लीजिए आप देख रहे हैं और आगे में यहाँ पर दीवार लगा दिया जाए तो आप यहीं तक देखेंगे, आगे की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज़ जो है श्याम निहारिकाएँ का काम है, ये बंद कर देती है। उसके बाद है ग्रहीय निहारिकाएँ। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। यानी कि जब एक सामान्य तारा जो है अपने आप को एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी जो परत है, तह है यानी कोर है, उसको जो है उत्सर्जित कर देता है, तो इस वजह से जो है इसका आकार गोल हो जाता है और इसी को जो है ग्रहीय निहारिकाएँ कहा जाता है। अगला है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखें। तो ब्रह्मांड तो हम आप लोग को अभी हमने टोटल लाइन बाय लाइन बताया, तो बहुत कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार में समझ अगर नहीं आया है, 2 बार 3 बार देखिए, टोटल चीज़ें समझ में आएंगी। और आप लोग को हमने पहले भी बताया कि भूगोल जो है इसमें थोड़ा सा समझने के लिए माइंड पर प्रेशर देना ही होता है, तो थोड़ा धैर्य बना करके आप लोग को देखना ही है। अभी तक अगर चैनल पे आप लोग बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, हम इस वीडियो में थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहे हैं कि हर व्यक्तियों के समझने की शक्ति अलग अलग है। कोई स्लो समझता है, कोई स्पीड समझता है। अगर आप लोग स्पीड समझते हैं तो यूट्यूब में फंक्शन है, आप प्लेबैक स्पीड में जा कर के 1.5x या 2x कर दीजिए, मेरा ही वॉइस जो है एकदम स्पीड लाउड हो करके आप लोग को सुनाई देगा। तो हमें समय को लेकर के चलना है, इसलिए हम स्थिर से पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं सौर मंडल। पहला था ब्रह्मांड और दूसरा है सौर मंडल। सौर मंडल पढ़ करके जो है इस पार्ट को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे और उसके बाद जो है अगला पार्ट अगला वीडियो में आएगा। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। देखिए, सौर मंडल अगर हम लोग देख रहे हैं तो सौर मंडल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य जो है सौर मंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। देखिए, पहले जो है ये एक विचार था कि सूर्य जो है हमारे सभी ग्रहों के बीच में अवस्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य जो है एक कोने में स्थित है।
30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर, केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो 30,000 साल तक अगर टॉर्च चलते रहेगा तब जाकर के जो वहाँ पर प्रकाश जहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर आप लोग का जो है सूर्य स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ मिलियन वर्ष है। समय जो है 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि अगर यहाँ पर देखें ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो सूर्य जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ इस तरह से घूमते रहती है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंसबेथ ने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है बदल करके 4 हाइड्रोजन गैस बदल करके आपका हीलियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का जो वायुमंडल है वो प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। क्रोमोस्फेयर किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यानी कि आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे, सूर्य जैसे ये है तो ये टोटल भाग जो है आपका यहाँ पर ये टोटल ब्लैक रहेगा, ये अंदर वाला टोटल ब्लैक रहेगा, ये आपको नहीं दिखेगा। और जो है आप लोग का बाहरी भाग एकदम लाल जो है दिख रहा है, सिर्फ वही तो आप लोग को दिखेगा। तो इसी ये लाल भाग जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किरीट। ठीक है। चलिए हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो किरीट कहते हैं। तो किरीट जो है सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का क्या है, सूर्य का जो है आपका बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। एक्सरे का खोज कौन किया था, तो एक्सरे का खोज जो है आप लोग का रॉन्टजन ने किया था। ठीक है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। किरीट को जो है सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र की अगर बात करें तो सूर्य की उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है, 5 बिलियन वर्ष हो चुकी है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं।